ईपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के सिलेबस के अनुसार डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन में दो चीजों का मेंशन किया गया है, एक है ग्राफ और दूसरा है तालिका। हम ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं ग्राफ और तालिका पे। तो पहला हमारा वीडियो जो है ग्राफ और तालिका पे आ चुका है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हमारे सामने ये ग्राफ रखा हुआ है और ग्राफ में जो दर्शाया गया है वो एक कंपनी के कच्चे माल में निवेश की गई राशि दिखाई गई है, जो कि लाख रुपए में है। तो यहाँ पे आपको 6 वर्ष दिए गए हैं, 1995, 96, 97, 1998, 1999 और 2000। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 वर्षों में निवेश की गई राशि का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। जैसे 1995 120 लाख, 1996 में 225 लाख, 1997 में 375, 1998 में 330 और 1999 में 525 और 2000 में 420 लाख रुपए की बात की गई है। इसी तरीके से जो तैयार माल, इसके कच्चे माल के बाद जो तैयार माल हुआ है उसकी बिक्री का मूल्य भी लाख रुपए में दिया गया है। 1995 में 200 लाख, 1996 में 300 लाख की बिक्री हुई है, 1997 में 500 लाख की, 1998 में 400 लाख की, 1999 में 600 लाख की और 2000 में 460 लाख की। अब आपको पता है कि कोई भी जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल लेती है, कच्चे माल लेती है और उसी कच्चे माल से जो है वो फिनिश्ड गुड या तैयार माल करती है, जिसको बेचती है। तो यहाँ पे दोनों आंकड़े दिए गए हुए हैं, एक कच्चे माल की और एक बिक्री तैयार किए गए माल की बिक्री मूल्य। तो ये सब वैल्यू जो है वो लाख में है। अब इस पे जो आधारित प्रश्न है उसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न ये है कि इन वर्षों के दौरान कच्चे माल में निवेश की गई राशि, ध्यान दीजिएगा, कच्चे माल में निवेश की गई राशि और तैयार माल की बिक्री के मूल्य के बीच अधिकतम अंतर किस वर्ष में था, ऐसा प्रश्न है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आप लोग को डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों को करने के लिए जो तरीका बताया था वो ये बताया था कि आपको रेशियो मतलब अनुपात, एवरेज, औसत और परसेंटेज, प्रतिशत, ये निकालना जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और इसको निकालने के लिए आपको आना चाहिए कैलकुलेशन, गणना जो है आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। गणना से मतलब जोड़, घटाना, भागा देना, गुणा देना, ठीक है, गुणा करना। ओके, तो जो पहला प्रश्न ये है कि वर्ष के दौरान कच्चे माल में निवेश की गई राशि और तैयार माल की बिक्री के मूल्य के बीच अधिकतम अंतर किस वर्ष में था। तो देखो 1995 को देखते हैं। तो कच्चे माल में जो निवेश किया गया था वो 120 लाख और 1995 में जो बिक्री हुई वो 200। तो 200 और 120 का कितना डिफरेंस हुआ, ये हो गया 80 लाख का। अब इसी तरह 1996 का डिफरेंस देखो, 225 और 300 का, ये कितना डिफरेंस है, ये है 75 लाख का। इसी तरह 1997 375 और 500 का डिफरेंस कितना, 125 लाख। इसी तरीके से 1998 की बात करो तो 400 और 330 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 70 लाख का। 1999 की बात करें तो 600 और 525 में जो डिफरेंस है वो कितना है, 75 लाख। सेम 2000 में 460 और 420 में जो डिफरेंस है वो है 40 लाख का। तो यहाँ पे साफ आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है वो 1997 में आ रहा है, कितना, 125 लाख। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या होगा, 1997। देखिए कितना आसान प्रश्न है ये है सी, इसका उत्तर हो गया सी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1999 में तैयार माल की बिक्री, 1999 में तैयार माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 1997, 98, 99 में कच्चे माल में निवेश की गई राशि का लगभग कितना प्रतिशत। तो अब यहाँ पे ये देखो कि 1999 में जो तैयार माल की बिक्री है उसकी वैल्यू कितनी है। तो 1900 में तैयार माल की जो बिक्री मूल्य है वो 600 रुपए, कितना है, ये देखिए 600 रुपीज है, ठीक है। अब क्या करना है कि 1997, 98, 99 के कच्चे माल में निवेश की गई राशि को देख लेते हैं। तो 1997 में कितना, 375, 1998 में 330, 1999 में 525। अब इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, ठीक है। अब 375 और 525, 5 3 8, ये 900 और 330 कितना हो गया, 1200
30। ठीक है, अब करना क्या है आपको? आपको करना ये है कि ये जो 1999 में जो बिक्री मूल्य है वो है 600। 600 बटे 375 जो कि निवेश की गई राशि है 1997 की, प्लस 1998 में 330, प्लस 1999 में 525। ठीक है, इन सबको आपको प्लस करके इंटू 100 कर देना है, ये आ जाएगा परसेंटेज। तो ये जो वैल्यू होगी लगभग 48.78% अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो 48.78 मतलब हम लिख सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दी गई अवधि के दौरान कच्चे माल में निवेश की गई औसत राशि और इसी अवधि के दौरान तैयार माल की बिक्री के औसत मूल्य के बीच क्या अंतर है? अब मैंने बोला था ना कि आपको क्या आना चाहिए, औसत निकालना आना चाहिए। तो औसत कैसे निकालेंगे? अब देखो, अब जैसे यहाँ पे कच्चे माल में निवेश की गई राशियां दी गई हैं, ठीक है, कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। आपको क्या करना है, इन 6 वर्षों को आप जोड़ते जाइए। 120 प्लस 225 प्लस 375 प्लस 330 प्लस 525 प्लस 420। अब इन 6 को आपको 6 से भाग दे देना है। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2400, सॉरी, जब हम इसकी करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1995 बटा 6। ठीक है, अब 1995 बटा 6 को करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 332.5 लाख। अब ये तो कच्चे माल का एवरेज हो गया। अब हम बिक्री जो तैयार माल है उस जो तैयार माल की जो बिक्री का मूल्य है उसका एवरेज निकालेंगे। तो तरीका हमारा वही, इन 6 को जो है वो जोड़ देना है और 6 से भाग देना है। तो देखिए 200 1995 का है, 1996 में प्लस 300 प्लस 1997 का 500 प्लस 1998 का 400 प्लस 1999 का 600 प्लस 2000 का 460। अब इन 6 को जोड़ के 6 से भाग दे देना है। ये वैल्यू आएगी आपकी 2460 बटे 6। इसका जब वैल्यू निकालोगे आप तो ये वैल्यू आएगी आपको 410। कितना आएगा? 410। अब क्या करना है कि इस 410 को 332.5 से घटा दो। 332.5 से घटा दो तो ये वैल्यू आएगी 77.5 लाख। कितनी आएगी? 77.5 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, आंसर डी। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। किस वर्ष कच्चे माल पर निवेश में प्रतिशत परिवर्तन वही है जो तैयार माल की बिक्री के मूल्य में है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। इसमें हमें हर कच्चे माल का जो हर एक ईयर का जो प्रीवियस जो वैल्यू दी गई है उसका जो है परसेंटेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 1995 से 1996 में क्या डिफरेंस रहा, 1996 से 1997 में क्या परसेंटेज डिफरेंस रहा, उसी तरीके से हम 2000 तक जाएंगे और सेम करेंगे हम क्या, तैयार माल की बिक्री मूल्य के परसेंटेज। तो 1995 से कंपेयर करके 1996 का, फिर 1996 का 1997 का। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का हम पहले कच्चे माल वाला देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है कि हम एक फ्रेश स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे करते हैं, ये स्पेस खाली है। करोगे क्या आप, यहां पे जो वैल्यू दी गई है 225 और 120, इसका पहले अंतर कीजिए। ठीक है, इसी तरह से तो परसेंटेज डिफरेंस निकालते हैं। 225 माइनस 120 बटा 120 गुणे 100। ठीक है, गुणे 100। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाओगे तो वो आएगी 87.5%। कितना? 87.5%। ये हो गया आपको 1996 का। ठीक है, इंक्रीमेंट किसमें,
निवेश में। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 1997 का निकालेंगे। तो 1997 का निकालने के लिए क्या है, 375 माइनस 225 बटा 225 गुणे फिर वही गुणे 100। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 66.67%। उसी तरीके से हम लोग 1998 का करेंगे। ये वैल्यू क्या आएगी, 330 माइनस 375 भागे 375 गुणे 100 बराबर, ये देखो 330 में से 375 घटा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 12.0 या ये कहें 12%। ये वैल्यू आएगी माइनस में। अब उसी तरीके से 99 का देख लो। 99 का करने के लिए क्या करेंगे हम, 525 में से 330 घटाइए और 330 से भाग दे दीजिए और गुणा किसे करना है, वही परसेंटेज के लिए 100 से। ये वैल्यू आएगी आपकी 59.09%। इसी तरीके से 2000 ईयर का कर लेते हैं। इसमें आप क्या करोगे, 420 में से 525 घटाना है और अब भाग किसको देंगे, 525 से यहाँ पे हम भाग देंगे, गुणा किसे करेंगे 100 से। ये वैल्यू आएगी माइनस में, कितना आएगा, -20%। अब जिस तरीके से आपने कच्चे माल में निवेश का जो परसेंटेज डिफरेंस निकाला, उसी तरीके से हम लोग तैयार माल के बिक्री मूल्य का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, प्रोसीजर सेम है। अब देखो, अब 1996 का देखते हैं, किसका करना है हमें बिक्री मूल्य का। तो 1996 को लेके चलते हैं। क्या होगा तरीका, 300 माइनस 200 अपॉन 200। ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये आ रही है 50%। उसी तरीके से हम 1997 का करेंगे। 1997 के लिए क्या करना है, 500 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 100, यहाँ 100 कर देना था, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 66.7%। अच्छा देखो, जो हमारा जो प्रश्न था ये पूछा था कि किस ईयर में कच्चे माल में जो परसेंटेज डिफरेंस है वो तैयार माल की बिक्री मूल्य के परसेंटेज डिफरेंस का इक्वल हो। तो हमें तो यहीं पे आंसर मिल गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था 1997 में 66.67 और यहाँ पे हमारा जो है अप्रॉक्स ये वैल्यू आ ही गई है 1997 में। तो यहीं पे हम स्टॉप कर सकते हैं और आगे अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए अब 1998 का देख लो, 1998, अदरवाइज हमारा 1997 जो है उत्तर आ चुका है। 1998 में कैसे निकालेंगे हम, तो 400 माइनस 500 अपॉन 500, ये वैल्यू निकाल इंटू 100, ये जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -20%। कितना, -20%। अब आते हैं 1999 में। 1999 में क्या करेंगे, 600 माइनस 400 बटा 400 गुणे 100, ये वैल्यू आएगी 50%। कितना, 50%। इसी तरीके से अब 2000 का कर लेते हैं। फाइनली 2000 को 460 माइनस 600 बटा 600, ये वैल्यू निकालोगे इंटू 100 कर दोगे तो ये वैल्यू आ रही है -23.33%। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो जो ईयर हैं, एक 1998 जिसमें -20% आया है और 1997 जहां पे 66.7%। तो यहाँ पे भी जो है -20% आया है, यहाँ पे भी -20% आया है। तो यहाँ इसका मतलब ये तो मैच कर गया। लेकिन प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि किस में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट का जो है वैल्यू वो सेम आई है। तो यहाँ पे तो वैल्यू घट रही है ना, देखिए यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई है, तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे राशि घट रही है। तो प्रश्न जिस तरीके से पूछे उस तरीके से उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या था, किस वर्ष कच्चे माल पर निवेश में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में वही रहा जो तैयार माल की गई बिक्री के मूल्य पे। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो इस वजह से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1997। ठीक है, 1997। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कच्चे माल में निवेश की गई राशि में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, हमें यहां पे बात करना है अधिकतम प्रतिशत वृद्धि की। तो अब किसमें ये बात कर रहे हैं? कच्चे माल के निवेश में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि की। तो ध्यान दो, ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। कैसे? आप जो है प्रतिशत वृद्धि को निकालने के लिए हमने यही किया था ना, क्या 1996 में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया था? 87.5%। तो उत्तर तो हमारा पहले आ ही चुका है। तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा? 1996 में कितना परसेंट हम लोग 87.5%, जो कि मैक्सिमम था। तो ये था हमारा ग्राफ से संबंधित प्रश्न। अब हम बात करेंगे तालिका से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये हमारे पास तालिका दी गई हुई है। ठीक है, तो इस तालिका को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न तालिका के आधार पर यह पूछा गया है कि निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। क्या दर्शाती है? प्रतिशत दर्शाती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिए इस तालिका के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है 7 स्टूडेंट्स हैं, आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी और तरुण। ठीक है, और यहाँ पे जो विषय दिए गए हैं वो 6 विषय दिए गए हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे ये पूर्णांक है, जैसे मैथ्स का पूर्णांक जो दिया गया है या अधिकतम मार्क जो दिया गया है वो क्या है? पूर्णांक है 150, केमिस्ट्री का पूर्णांक है 130, फिजिक्स का 120, जियोग्राफी 100 नंबर का, हिस्ट्री 60 नंबर की और कंप्यूटर साइंस 40 नंबर का है। इसमें जो प्राप्त प्रतिशत है वो दिया गया है, न कि प्राप्त अंक है। तो आयुष जो है वो मैथ में 90% पाता है। ध्यान दीजिए 90%, ये सब वैल्यू क्या है? परसेंट में है। ठीक है, सब वैल्यू जो है परसेंटेज में है। ठीक है, ये इसी तरीके से सब जो है ये परसेंटेज में वैल्यू पाए हुए हैं। तो अब इतनी चीज क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, भौतिकी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? ठीक है, तो भौतिकी कहां पे है? ये है फिजिक्स। फिजिक्स में हमें औसत अंक ज्ञात करना है, जबकि यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? परसेंटेज। क्या है? 90%, 80%, 70%, 80%, 85%, 65% और 50%। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप क्या कीजिए, ये जो 7 स्टूडेंट्स हैं इन सबके ये परसेंटेज सिंपल तरीके से आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जब आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी? 520। ठीक है, तो ये 520% हो गया ना। तो 520% किसका? 120 का। ठीक है, कितना? 120 का। तो जब हम 120 का 520% निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी 120 गुणे 520 बटे 100। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 0, ये एक यहाँ पे 0, एक यहाँ पे 0 और नीचे 2 0 है, तो इनको काट दीजिए आप इस तरीके से। तो 12 दूना का 24 का 4, 2, 12 25 60 और 2 62। ठीक, ये हो गया 624। तो ये जो 624 जो मार्क आया है, अब आ गया अंक, लेकिन ये मार्क कितने लोगों का है? ये है 7 लोगों का। तो औसत पूछ रहा है ना, यहाँ पे औसत अंक पूछ रहा है। तो अब हमें औसत निकालने के लिए 624 में 7 से भाग देना होगा। तो जब ये वैल्यू निकालोगे आप तो ये वैल्यू आएगी 89.14। अब देखिए ऑप्शन कहां पे है? ऑप्शन बी पे। तो 89.14 इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। सभी विषयों में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कौन कौन सी है? तो अगर आप इस पूरे तालिका को देखोगे और पता करोगे
कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जिनका हर सब्जेक्ट में 60 या 60% से ज्यादा नंबर है। तो पहले आयुष को देखते हैं। तो आयुष मैथ में 90 ठीक है, केमिस्ट्री में 50 आ गए तो आयुष गए। अमन को देखते हैं 100, 80, 80, 40, अमन भी नहीं है। सजल को देखते हैं 90, 60, 70, 70, 90, 70, सजल है, एक हो गया। रोहित को देखते हैं 80, 65, 80, 80, 60, 60, रोहित भी है। मुस्कान 80, 65, 50, देखो ये 60 से कम आ गया ये, तो मुस्कान भी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर आयुष नहीं है, अमन नहीं है, ठीक। सजल, रोहित है, मुस्कान नहीं। तन्वी को देखते हैं 70, 75, 65, 85, 40, ये देखो 40 आ गया 60 से कम, तन्वी भी नहीं है। तरुण 65, 35, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सजल एंड रोहित, केवल 2। इसका उत्तर क्या होगा? बी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सजल द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त अंकों का योग कितना था? तो ये प्रश्न जो है वो काफी आसान है। आप देखते हैं सजल, ठीक है। तो सजल को सभी विषयों में प्राप्त अंकों का योग निकालना है आपको, ठीक है। तो मैथ में कितना परसेंट पा रहा है सजल? 90, केमिस्ट्री में 60, फिजिक्स में 70%। ध्यान देना ये सब परसेंटेज हैं, ये सब क्या है? परसेंटेज हैं, ठीक है। जियोग्राफी में 70%, हिस्ट्री में 90% एंड कंप्यूटर साइंस में 70%। तो अब देखो मैथ में पा रहा है 150 का 90%, तो ये मार्क कितना हो जाएगा? तो मैथ का हो जाएगा सजल का, इस मैथ को हम एम से लिखते हैं। तो मैथ का हो जाएगा आपका 150 गुणे 90/100, ठीक है। ये हो जाएगा 135। उसी तरीके से केमिस्ट्री में कर लेंगे हम लोग। केमिस्ट्री का 60 इंटू 130/100, ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी 78। ये 78 हो गया। केमिस्ट्री के बाद आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या करेंगे हम लोग? 120 गुणे 70/100, ये वैल्यू क्या आएगी? 84। देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो से पास आते 84। फिजिक्स हो गया। अब जियोग्राफी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जियोग्राफी में 70 में, तो ये तो सिंपल है, 100 में 70 पा रहा है। तो इसी तरीके से मार्क इसका क्या लिख लेंगे हम लोग? 70, क्योंकि परसेंटेज तो 70 का ही होता है। अब हिस्ट्री का देख लेते हैं। हिस्ट्री 60 में 90% पा रहा है, तो 60 इंटू 90/100, 9 6 54, ये हो जाएगा 54। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में कितना पाता है सजल? 70%। 70% ऑफ व्हाट? 70 40 का, तो 40 गुणे 70/100, ये आ जाएगा 28। अब इनको क्या करना है कि इन सबको जोड़ के हमें 6 से भाग देना होगा, तब जाके निकलेगा ना सत्य। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 135 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 54 प्लस 28 कितने हैं? 1 2 3 4 5, और ये जियोग्राफी तो बोल रहे हैं, प्लस 70/6। ये जब आप ये जब हम चूंकि ध्यान दीजिएगा, इसको हम जो है औसत नहीं निकालना है, ठीक है। हमें अंकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? अंकों का योग। तो कुछ नहीं करना, अब इसमें से 6 से भागने, इन केवल 6 राशि को जोड़ देना है। तो जब हम 135 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 70 प्लस 54 प्लस 28 करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपको 449, ठीक है। तो यहाँ पे अंकों का योग बोल रहा है, न कि एवरेज बोल रहा है। जब एवरेज बोलता है तब हम क्या करते हैं? 135 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 54 प्लस 28 प्लस 70/6 करते, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज नहीं बोला है, तो इस वजह से 6 से भाग हम नहीं देंगे। ये हो गया 449। अब आते हैं चौथा प्रश्न, किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे अच्छा है, ठीक है। तो अब हमें देखना है विषय, ठीक है, और इन विषय में देखना है कि सबसे अच्छा परसेंटेज है वो किस सब्जेक्ट का है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? इसके लिए हम लोग करेंगे कि आप देखो मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का जो है हम लोग योग करेंगे परसेंटेज का। तो यहाँ पे अगर मैथ की अगर हम लोग बात करें तो 90 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 70 प्लस
65। ये जो वैल्यू आप निकालोगे तो मैथ की ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 575। कितना? 575%। अब केमिस्ट्री का इसी तरीके से 50 में 80 जोड़िए, 80 में 60 जोड़िए, 60 में 65, 65 में 65, 65 में 75 और 75 में 35। जब हम ये केमिस्ट्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 430। 430। इसी तरह से फिजिक्स का ये सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो फिजिक्स की वैल्यू आएगी 74.7 सॉरी जो अब हम किस में करें? फिजिक्स में, यस। तो फिजिक्स में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 520। कितना? 520। इसी तरीके से हम जियोग्राफी का जोड़ लें तो जियोग्राफी का ये पूरा आएगा जोड़ने के बाद 507। कितना? 507। इसी तरीके से हिस्ट्री का जोड़ो। हिस्ट्री का हम जब जोड़ेंगे 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 50 40 एंड 80 ये जो फाइनल वैल्यू है हिस्ट्री की वो है 510। इसके बाद कंप्यूटर साइंस का देख लें। कंप्यूटर साइंस में 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 80, इसको जब आप करोगे तो ये वैल्यू आएगी 510। कितना? 510। अब देखो ये 575, 430, 520, 507, 510 और 510 ये जो आप देख रहे हो सॉरी हिस्ट्री में 510 नहीं आएगी, कैलकुलेट करने पे आएगा ये 470। ठीक है, कितना? इसको काटिए 470। अब देखो यहां पे पूछ क्या रहा है कि किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे अच्छा है। तो आपको करना क्या है कि ये जो 575 आया है ये 7 लोगों का है ना। कितने लोगों का है? 7 लोगों का। तो इसका हम क्या करेंगे कि इसमें हम 7 से भाग देंगे। किसमें? ये जो हमारा पूरा कैलकुलेट होके आया है। तो जब आप मैथ का निकालोगे तो मैथ का निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 575 में 7 से भाग देंगे। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 82.14। इसी तरीके से केमिस्ट्री का जब निकालोगे तो केमिस्ट्री के लिए क्या करोगे आप? 430 में 7 से भाग दोगे, ये वैल्यू आएगी 61.43। अब इसी तरीके से फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का करोगे तो 520 है ना। यहाँ फिजिक्स में 520 लिखा था तो 520 में आप 7 से भाग दीजिए। 520 भागे 7 ये वैल्यू आएगी 74.29। 74.29। इसी तरीके से ज्योग्राफी का कर लेते हैं। थोड़ा सा ये ज्योग्राफी का करने के लिए हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो यहां पे इरेजर लिया और इसको मिटा दिया। ओके, अब जो है हमारे पास जो है ये बन गया स्पेस। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम कहां पे थे? हम थे जियोग्राफी पे। फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स का 74.29 है। जियोग्राफी का निकालने के लिए क्या करना है? 507। ये जियोग्राफी का निकाला हम लोग, ठीक है। 507 बटे 7 ये आएगा 72.43%। 72.43%। अब जब ज्योग्राफी हो गया तो हिस्ट्री करते हैं। हिस्ट्री 470 बट्टे 7 ये आएगा 67.14। अब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सीएस, कंप्यूटर साइंस का निकालने के लिए आप क्या करोगे? 510 बटे 7। अब ये एवरेज परसेंटेज हमारे सामने आ चुके हैं। अब सबके ये है 72.86%। अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट किसका है उसकी बात करना है। तो मैथ का कितना आ गया? 82.14, केमिस्ट्री का 61.43, 74.29 फिजिक्स, जियोग्राफी 72.43, हिस्ट्री 67.14 और कंप्यूटर साइंस 72.86। तो फाइनली किसका आया? आया मैथ, गणित। गणित विषय में कुल प्रतिशत सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन हो गया 4 का ए। नेक्स्ट, तरुण का कुल प्रतिशत कितना है? देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
तरुण का कुल प्रतिशत कितना है। तो तरुण कहाँ पे है, ये है। तो तरुण परसेंटेज के टर्म में वो पा क्या नंबर रहा है, 150। मैथ में 150 में 65 पा रहा है, केमिस्ट्री में 130 में 35% पा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स में वो 50% पा रहा है, ज्योग्राफी में 77%, हिस्ट्री में 80% और कंप्यूटर साइंस में भी 80%, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि तरुण का कुल प्रतिशत कितना है ये निकालना है। तो इसके लिए जो मार्क दिए गए हैं और उसके परसेंटेज दिए गए हैं उनके आप नंबर निकालो, ठीक है। तो मैथ में 65%, तो मैथ का नंबर कितना होगा तरुण का, तो मैथ का नंबर निकालने के लिए 150 गुणे 65 बटा 100, ठीक। इसी तरीके से केमिस्ट्री का निकाल लेंगे हम लोग 130 गुणे 35 बटा 100। इसी तरीके से फिजिक्स का क्या हो जाएगा 120 गुणे 50 बटा 100। ज्योग्राफी का निकालो, ज्योग्राफी का निकलेगा 77 इंटू 100 अपॉन 100। हिस्ट्री का हो जाएगा 60 इंटू 80 अपॉन 60 में 80% पड़ा तो 60 इंटू 80 अपॉन 100। कंप्यूटर साइंस का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस का हो जाएगा 40 में 80% पड़ा तो 40 इंटू 80 अपॉन 100। अब देखो मैथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैथ की वैल्यू आएगी आपकी 97.5, ये हो गया 97.5। केमिस्ट्री की ये वैल्यू कितनी आएगी, केमिस्ट्री की वैल्यू आएगी 45.5। फिजिक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 0 0 कैंसिल 12 पचे ये आएगा 60। इसी तरीके से ज्योग्राफी का कितना आ जाएगा, ये तो 77%, 100 में 100 है, ये हो गया 77। अब आते हैं हिस्ट्री में 0 0 कैंसिल, ये 8 48 48। अब उसके बाद सीएस के देख लेते हैं 0 0 0 कैंसिल 32, ठीक। अब ये जो वैल्यू है 6 सब्जेक्ट की इनको हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो जब आप जोड़ोगे तो ये नंबर आएगा कितना है ये देखते हैं, ठीक है। तो 97.5 प्लस 45.5 प्लस 60 प्लस 77 प्लस 48 प्लस 32, ये वाली आएगी 360। कितना 360। तो ये तो प्राप्तांक हो गए, ठीक है, जो इसको नंबर मिले, किसको, तरुण को। अब हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कुल प्राप्तांक मतलब कुल प्राप्तांक, और ये देख लें कि मैक्सिमम मार्क कितने हैं। तो मैक्सिमम मार्क को हम फिर जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क हम जोड़ते हैं। तो 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 40, तो ये जोड़ोगे आप तो ये वैल्यू आएगी 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 40, ये आएगी टोटल वैल्यू 600, ठीक है। तो जो तरुण है वो 600 नंबर में टोटल वो पा कितना रहा अंक 360। तो अब इसका परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं, जब पूर्णांक में प्राप्तांक 360 है तो इसको निकालने के लिए 360 गुणे 100 बटा जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितना आया हमारा टोटल 600 नंबर आया। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 10 छके 60, ये हो गया 60%। उत्तर हो गया सी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, तो तालिका और ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से जो वो सॉल्व हो जाते हैं। और आपके EPSSC पेट की अगर बात किया जाए तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलने हैं 20 क्वेश्चन मिलने हैं, जो 2 ग्राफ से क्वेश्चन रहेंगे मतलब, और 2 टेबल से, ठीक। अब यहाँ पे 2 2 4 में जोड़ देना, 2 ग्राफ मतलब हर एक ग्राफ पे जो है वो 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मेंशन किए। और 2 तालिका से भी 5 प्रश्न रहेंगे। तो अब इनको जोड़ोगे तो 5 चौका ये 20 प्रश्न, ठीक है। तो 20 नंबर की तैयारी जो है बिना रटे, बिना बहुत
लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़े आप कर सकते हो। और 20 में ये पूरे 20 के 20 नंबर आने, क्या 20/20 आने, तो 100% एक्यूरेसी की जो है वो गारंटी आप ले सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज जो जीएस के पोर्शन है या करंट अफेयर के पोर्शन है वहां पे आप जो है 100% की गारंटी नहीं ले सकते। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डीआई मतलब डीआई में जो पोर्शन है ग्राफ और टेबल उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। बस मामला केवल और केवल जानते हैं किसका है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी अच्छी कीजिए कि कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।